सभी को नमस्कार। केडी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए 12th बोर्ड के लिए अगली क्लास। देखो ये क्लास 12th बोर्ड आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस के लिए है और जो बोर्ड का सेशन है वो 2026-27 के लिए, मतलब इसी वर्ष राजस्थान बोर्ड के लिए क्लास होने वाली है। पॉलिटिकल साइंस विषय होगा आर्ट्स फैकल्टी का। और हमने शुरुआत कर दी थी पिछली वाली क्लास में कि हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। अध्याय का नाम क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसमें हमने देखा था, स्टार्टिंग की थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से मैंने आपको समझाया था कि 14-15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में भाषण देते हैं। वह भाषण प्रसिद्ध भाषण कहलाता है और उसी प्रसिद्ध भाषण को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है। कैसे प्रश्न बनेगी ये मैं पिछली वाली क्लास में आपसे चर्चाएं कर चुका हूं कि इससे कैसे बनेंगे। अब हम आगे चलते हैं। इससे आगे मैंने बताया था कि भारत, जो ब्रिटिश भारत था, उसको दो भागों में बांटा गया था। एक ब्रिटिश प्रांत था जहां पर ब्रिटिश सरकार का शासन था और एक था देसी रजवाड़े जहां राजाओं का शासन था, पर वह ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर कार्य करते थे। 1947 का वर्ष विस्थापन, हिंसा और त्रासदी का वर्ष मैंने लिखवाया था आपको और पढ़ाया था। अब हम इसी क्रम को आगे चलाते हैं, है ना। आगे चलते हुए राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का अगला जो टॉपिक आने वाला है वो है राष्ट्र निर्माण के समक्ष 3 चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण के समक्ष 3 चुनौतियां। देखो 3 चुनौतियां थी। हर बार बोर्ड ये प्रश्न पूछ रहा है। मैं कह रहा हूं फिर से स्टार लगा लो। अर्धवार्षिक, वार्षिक, पिछले 3 वर्षों के 4 वर्षों के आप क्वेश्चन पेपर उठा लेना, यहां से प्रश्न यही एज इट इज प्रश्न पूछ रहा है। थोड़ी प्रश्न की फ्रेम चेंज कर रहा है, बड़ा प्रश्न भी आ रहा है ये, है ना। राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां या इसी प्रश्न को वो डिवाइड अलग फ्रेम कैसे कर रहा है? स्वतंत्र भारत के समक्ष, है ना, स्वतंत्र भारत के समक्ष आई 3 चुनौतियां। देखो सेम प्रश्न है, सेम एज इट इज है, थोड़ी फ्रेम चेंज कर दी। यहां समक्ष 3 चुनौतियां। भारत राष्ट्र निर्माण का मतलब, राष्ट्र मतलब अपना देश ही तो है राष्ट्र भारत। तो मैं कह दूं भारत निर्माण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आई थी कि क्या करे भारत का। जैसे भारत आजाद हुआ तो समस्याएं आई, चुनौतियां आई, तो 3 चुनौतियां थी। या कह दूं भारत स्वतंत्र होने के बाद में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आई। ये एज इट इज दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं, ये भी और ये भी, मतलब आंसर सेम है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी, डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि ये प्रश्न बड़ा आ जाता है, कभी कभार सीधा सा प्रश्न नहीं आता, थोड़ी फ्रेम बड़ी कर देता है कि बताइए। तो हम तीनों चुनौतियां लिख के नहीं छोड़ सकते, इसके अंदर जितना अपने बुक में दे रखा है वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। पहली जो चुनौती थी वो थी विविधता में एकता की स्थापना। विविधता में एकता की स्थापना करना, एकता की स्थापना करना। देखो इसको समझो पहले, फिर आगे चलते हैं। विविधता की एकता की स्थापना करना, विविधता में एकता स्थापना, ना, विविधता में एकता स्थापना करना, एकता की स्थापना करना, इसको ऐसे करेंगे, एकता की स्थापना करना, स्थापना करना। इसको समझो, विविधता में एकता की स्थापना करना पहली चुनौती है। स्वतंत्र भारत के समक्ष पहली चुनौती विविधता की एकता स्थापना करना। यह प्रश्न आता है राष्ट्र निर्माण के समक्ष पहली चुनौती कौन सी है? विविधता में एकता की स्थापना करना। इसको समझो, विविधता का मतलब होता है अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग, है ना। में एकता सब समझते हैं, एक साथ लाना। स्थापना मतलब स्थापित करना, मतलब भारत में अलग अलग लोग हैं, उनमें एकता कैसे स्थापित करें। इसको मैं आगे डिटेल से बताऊंगा आपको एक बार, है ना। तीनों चुनौतियां लिख देता हूं कि भारत में देखो भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत अनेक विविधता वाला देश है, मतलब लोग अलग अलग है। भारत में अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, उनकी अलग अलग संस्कृति है। इसी सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इनमें एकता की कैसे स्थापना करें, क्योंकि सब लोग अलग अलग है। तो पहली चुनौती कौन सी? विविधता में एकता। दूसरी चुनौती लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना, है ना, लोकतांत्रिक, है ना, शासन व्यवस्था की स्थापना करना, की स्थापना करना। इसको समझो। देखो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन ने ये डेफिनेशन दी थी।
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना, कि भारत में जो दूसरी चुनौती है राष्ट्र निर्माण के समक्ष या स्वतंत्र भारत के समक्ष जो दूसरी चुनौती है वो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना कैसे करें। क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि जनता चुनेगी जनता शासन करेगी ऐसे ही हो गया, नहीं, बहुत बड़ा प्रोसेस है, ऐसे ही लोकतंत्र देश नहीं बनता है ना। लोकतांत्रिक गणराज्य देश ऐसे ही नहीं बनता है, पूरा प्रोसेस चलता है, निर्वाचन होता है, चुने जाते हैं, उसके बाद में शासन संचालन किया जाता है। तो यह बड़ी चुनौती थी, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ होता है जैसे प्रतिनिधित्व मूलक, प्रतिनिधित्व मूलक, इसका अर्थ होता है किसी प्रतिनिधि द्वारा, है ना, किसी प्रतिनिधि के द्वारा शासन करना। भारत में बिल्कुल आपकी बोर्ड की बुक में ये शब्द दे रखा है, उसका एक बार अर्थ भी पूछ लिया था कि प्रतिनिधित्व मूलक का क्या अर्थ है या किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? लोकतंत्र शासन व्यवस्था से संबंधित है। भारत के समक्ष दूसरी चुनौती लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना करना, कि अब भारत के समक्ष लोकतंत्र को कैसे स्थापित करें, ये दूसरी चुनौती थी। और लोकतंत्र की स्थापना प्रतिनिधित्व मूलक के द्वारा हो, क्योंकि हम किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो जाके फिर शासन करता है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए क्लासें भी नहीं आ रही, अब रेगुलर क्लासें आ जाएगी। प्रतिनिधित्व मूलक, इसमें ये मूल शब्द है, प्रतिनिधित्व मूलक के द्वारा भारत में लोकतांत्रिक से व्यवस्था की स्थापना करना दूसरी मुख्य चुनौती थी। ठीक है, नंबर 3 की तरफ चलेंगे। सभी वर्गों का समान विकास, तीसरी जो चुनौती थी, सभी वर्गों का समान विकास करना, समान विकास करना, ये तीसरी चुनौती थी। स्वतंत्र भारत के समक्ष कह दो चाहे राष्ट्र निर्माण के समक्ष कह दो, ये था कि ऐसे नहीं है कि कोई लोकतंत्र सरकार आ गई वो किसी एक वर्ग को ही सपोर्ट करे, नहीं, सभी वर्गों का समान विकास कैसे किया जाए, किस प्रकार से हमारे संविधान का हम निर्माण करें कि उसमें सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिले, सभी समाज का सर्व विकास हो और इसमें अधिकार दिए गए, जिसमें देखो सभी वर्गों का समान विकास कैसे होगा, सभी को मूल अधिकार मिले, है ना, मूल अधिकार मिले, मूल अधिकार, है ना। मतदान की गारंटी दी गई कि मतदान कैसे, लोकतंत्र के तहत भी यही बात कही गई है कि लोगों को मतदान की गारंटी दो, कि मतदान का मतलब अधिकार दो कि मतदान दे सके। और यहाँ क्या था, सभी वर्गों का समान विकास, कि चाहे कितने ही नीचे वर्ग का हो ऊपर वर्ग का हो, सबको समान लेके चलना है। अर्थात सभी वर्गों का समान विकास का नाम से ही हमें पता चलता है कि राज्य में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, लोक कल्याणकारी, इसको ऊपर लिख देंगे, राज्य में कैसी होनी चाहिए, लोक कल्याणकारी। और राज्य में लोक कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित होगी तो वो किसके तहत होगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत, है ना। एज इट इज आपकी बुक में ये सब बातें दी गई है ना, के तहत। ये है अपने राष्ट्र निर्माण के समक्ष 3 चुनौतियां। अब देखो आप यदि नोट्स बना रहे हो तो मैं एक एक शब्द दोबारा से बोल रहा हूं, आप नोट कर लो बकायदा और अच्छे से नोट्स बनाओ। और एज इट इज यदि बड़ा प्रश्न आ गया तो हम ये 3 लिख के छोड़ देंगे तो वो आंसर मोर देन सफिशिएंट नहीं होगा, नंबर काट लिए जाएंगे। ये तो सही आपने आंसर दे दिया पर उनके अंदर भी हमें लिखना होता है यदि बड़ा प्रश्न आता है तो देखो, विविधता में एकता की स्थापना करना अपने पास पहली चुनौती है। सबसे पहले तीनों चुनौतियों को लिखेंगे, उसके बाद में एक एक को दोबारा से लिखेंगे। नंबर 1 विविधता में एकता की स्थापना, इसमें लिखना क्या है, भारत में भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अनेक विविधता वाला देश है। भारत भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अनेक विविधता वाला देश है। भारत में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म और अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग थे, इसीलिए भारत के समक्ष पहली चुनौती विविधता में एकता की स्थापना करना थी। ये हो गई पहली चुनौती। दूसरी चुनौती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना करना। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना किस प्रकार से की जाए, उसमें कहा गया है कि भारत के सामने दूसरी चुनौती लोकतंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना करना थी। और भारत के समक्ष दूसरी चुनौती के अंतर्गत ही ये कहा गया था कि भारत में शासन व्यवस्था प्रतिनिधित्व मूलक के द्वारा कैसे की जाए, क्योंकि प्रतिनिधित्व मूलक का अर्थ होता है
किसी प्रतिनिधि के द्वारा चुना गया शासन। इसका मतलब दूसरी चुनौती, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना किस प्रकार से की जाए, इसलिए ये दूसरी चुनौती थी कि भारत के समक्ष प्रतिनिधित्व मूलक की व्यवस्था स्थापित कैसे की जाए, ये दूसरी चुनौती थी। तीसरी थी सब, और इसी के तहत क्या स्थापना, लोकतंत्र में क्या होगा, जो देश लोकतंत्र होगा उसमें मूल अधिकार भी, इसी के तहत कैसे मूल अधिकार दिए जाए, यहां आएगा मूल अधिकार, है ना, है ना, मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार कैसे क्या इनको दिया जाए और किस प्रकार से ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की जाए, ये दूसरी चुनौती। तीसरी चुनौती सभी वर्गों का समान विकास करना थी, राज्य में सभी वर्गों को समान और समाज के सभी लोगों का समान विकास करने की थी, और इसी के तहत लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था की स्थापना करना। हम नीति निधिक तत्वों में यही बात पढ़ते हैं कि राज्य की लोक कल्याणकारी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, क्योंकि राज्य में यदि लोक कल्याणकारी व्यवस्थाएं सभी वर्गों के लिए समान होगी तो उस देश का विकास अच्छे से होगा, शासन व्यवस्था सही से चलेगी। तो तीसरी चुनौती यही थी स्वतंत्र भारत के समक्ष। ये हो गई 3 चुनौतियां। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से नोट्स बना सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब हम आगे चलते हैं, है ना, ठीक है, मिटा रहा हूं, ठीक है, ये हो गया अपना चुनौतियां। इसको मैं रहने देता हूं ऊपर तो, क्योंकि ये टॉपिक है। अब जो आगे चलते हैं हम, वो है भारत का विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। भारत का ये टॉपिक है, इसलिए इसको नहीं मिटाया मैंने। जो अगला टॉपिक है, ठीक है, इसको आप लिख लिए तो मिटा देता हूं, जगह का दिक्कत होगी फिर, है ना, राष्ट्र निर्माण की समक्ष चुनौती। अगला जो टॉपिक है वो है भारत का विभाजन, भारत का विभाजन, विस्थापन, भारत का विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, और पुनर्वास। इसको अच्छे से समझो, क्योंकि कभी कभार यहां से शॉर्ट में प्रश्न पूछ लेता है। देखो इस हेडिंग को, टॉपिक को समझेंगे एक बार। ये हेडिंग है भारत का विभाजन कैसे हुआ, विस्थापन कैसे हुआ और लोग वापस से पुनर्वास कैसे हुआ। विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जो लोग गए, है ना। विभाजन का मतलब भारत का बंटवारा किस आधार पे हुआ, और पुनर्वास का मतलब दोबारा से जो लोग वास कर रहे हैं उसके बारे में। देखो एक बार मैं आपसे मैप में समझाने की कोशिश करता हूं कि ये भारत है ना, ये सिर्फ मैंने ऐसे नॉर्मली बनाया है ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए। एज इट इज़ राजनीति में थोड़ा अलग से सही से बनता होगा, मैंने थोड़ी जल्दीबाजी में बनाया। ये भारत का मैप है, समझो। इस वक्त मैं कह रहा हूँ 1947 से पहले ये भी भारत के हिस्से में ही था। ये क्या है, वर्तमान में पाकिस्तान है ना, और ये जो हिस्सा है ये भी क्या था, भारत का हिस्सा था, जो वर्तमान में बांग्लादेश है। वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश है। इसको समझना। अब देखो भारत का विभाजन कैसे हुआ, किस आधार पे हुआ, उससे थोड़ा मैं आपको पिछले का बताता हूं कि यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना करवाते हैं। कौन करवाते हैं, अंग्रेज लोग करवाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, मुस्लिमों को भड़काया जाता है कि तुम्हारे लिए भी तो कोई दल होना चाहिए, और मुस्लिम लीग की स्थापना होती है फिर, है ना, मुस्लिम लीग। ये अपना हेडिंग आ गई, इसके जस्ट नीचे वाली सब हेडिंग है मुस्लिम लीग। देखो इसको समझाने, उस मैप को समझाने से पहले मुझे यह समझाना पड़ेगा, फिर आपको बताता हूं मैं वो उस मैप में कैसे क्या सीन है ना। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहाँ होती है, स्थान है ढाका। वर्तमान में क्या है, वर्तमान बांग्लादेश, है ना। उस समय क्या था, उस समय भारत ही था, ब्रिटिश भारत था उस समय, क्योंकि ये उस समय भारत का हिस्सा था। वर्तमान बांग्लादेश, समझते हुए चलो, है ना। किसने की स्थापना करता, स्थापना करता है आगा खां। कौन है, आगा खां के द्वारा, ठीक है। मुस्लिम लीग ने एक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया, द्विराष्ट्र सिद्धांत। कौन सा दिया, द्विराष्ट्र सिद्धांत।
अब द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत क्या कहा, मैं आपको बोल के दे रहा हूं, ये आप नोट्स बना रहे हो तो एज इट इज भाषा को लिखेंगे। भारत ने मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत मांग की थी, किसकी मांग? किसकी? पाकिस्तान की, है ना। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब? 16 अगस्त 1946 को। देखो अब समझ में आ जाएगा आपके पूरा डिटेल्स में। मुस्लिम लीग पूरा का पूरा आ गया। अब देखो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906, बिल्कुल हेडिंग लगानी है मुस्लिम लीग, फिर एक ही जगह सब कुछ उतार लेना है ना। वह कहाँ होती है? ढाका में स्थापना करता आगा खाते। मुस्लिम लीग ने एक सिद्धांत दिया, द्विराष्ट्र सिद्धांत, और द्विराष्ट्र सिद्धांत की हेडिंग लगा के नीचे से द्विराष्ट्र सिद्धांत को मार्क करके लिखेंगे। द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत मुस्लिम लीग ने मांग की थी पाकिस्तान की, और कहा था कि भारत एक कौम का नहीं बल्कि 2 कौमों का देश है, इसलिए मुसलमानों के लिए अलग से पाकिस्तान होना चाहिए। इसका मतलब मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत किसकी मांग की? पाकिस्तान की। अब देखो ये तो पाकिस्तान की मांग हो गई। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, क्योंकि मुस्लिम लीग को जो संविधान सभा के चुनाव होते हैं उसमें कम सीटें मिलती है, तो इन्होंने इनके द्वारा क्या किया गया? बहिष्कार किया गया संविधान सभा का, और पूरे भारत में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया 16 अगस्त को। और इसी के तहत भारत और हिंदू और मुसलमानों में, भारत में हिंदू और जो मुसलमान थे उनमें दंगे शुरू हो गए, मारना काटना शुरू हो गया, और इसके परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ, है ना। मांग की पाकिस्तान की, और इसी के तहत अपने जो बुक में है वो 14-15 अगस्त दोनों है, क्योंकि 14 को पाकिस्तान और 15 को भारत। 14-15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, और 2 देश अलग अलग, है ना। 2 देश कौन कौन से? और 2 देश, एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान की स्थापना हुई। अब पाकिस्तान की भी 2 जगह हुई। पाकिस्तान एक तो पूर्वी पाकिस्तान, और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है। देखो उस समय बात क्या हुई कि जहां मुसलमान अधिक है, सबसे बड़ा, आगे मैं बात करूंगा कि विभाजन के जो समस्याएं आई विभाजन में वो कौन कौन सी थी। तो सबसे जो प्रक्रिया थी भारत विभाजन की, जो प्रक्रिया थी उसमें पहली प्रक्रिया थी मुस्लिम इलाकों का निर्धारण करना। तो आगे जब मैं प्रक्रिया में पढ़ाऊंगा तब इसकी चर्चा करूंगा। अभी मैं मुस्लिम लीग को पढ़ा रहा हूँ और भारत का विभाजन पढ़ा रहा हूँ कि मुस्लिम लीग के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया और अलग से पाकिस्तान की मांग की। अब पाकिस्तान में ऐसे तो हुआ नहीं कि कैसे क्या किया जाए, तो क्या हुआ कि जहां अधिक मुसलमान है उसको तो पाकिस्तान घोषित कर दो, जहां हिंदू है जो बाकी शेष रह गया वो भारत रह जाएगा। तो उस समय 2 जगह अधिकतर लोग मुसलमान थे, एक तो थे बंगाल में और दूसरे थे पंजाब में। ये यहाँ उस समय पहले ये पूरा का पूरा बंगाल था। क्या था? बंगाल, है ना। ये पूरा का पूरा बंगाल था। तो इधर जो दिशा है वो पूर्व है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है ना। तो ये जो पूर्व वाला पूर्वी बंगाल है वो तो चला गया पाकिस्तान में और कहलाया पूर्वी पाकिस्तान। अभी इसको मैं मिटा देता हूँ, ये 1971 में बनेगा ना, पूर्वी पाकिस्तान। इसका मतलब पाकिस्तान 2 भागों में बटा है, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और ये जो क्षेत्र है पश्चिम में है, यहाँ है पश्चिमी पाकिस्तान। क्या है? पश्चिमी पाकिस्तान। देखो भारत का विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग द्विराष्ट्र सिद्धांत माउंटबेटन योजना के तहत होता है विभाजन, और इसके बाद में पाकिस्तान 2 भागों में बटा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, ये मुस्लिम लीग थी, बिल्कुल आपका स्क्रीनशॉट ले लोगे। और ये मैंने आपको समझा भी दिया कि कौन सा पूर्वी पाकिस्तान और कौन सा। अब ये बंटवारा कैसे होता है? अधिकतर यहाँ हिंदू है, यहाँ मुस्लिम है। तो ये देखो ये अलग अलग धर्मों के लोग हैं। यहाँ ये पूरा का पूरा पंजाब था उस समय। क्या था? पंजाब। तो जो पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि यहाँ अधिकतर कौन थे? मुसलमान। इधर कौन थे? हिंदू। तो जब हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग धर्मों के लोग हैं तो इनका विभाजन भी किस आधार पे हो रहा है? धर्म के आधार पर।
जो हिंदू धर्म वाले लोग थे वो भारत में आ गए, जो मुस्लिम धर्म वाले थे वो पाकिस्तान में चले गए। तो इसका मतलब इनका विभाजन किस आधार पे हो रहा है? धार्मिक बहुसंख्यक, मतलब जहां अधिक बहुसंख्या है वो पाकिस्तान मुस्लिम है और जो शेष रह गया वो भारत। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे मुस्लिम लीग के द्वारा। ये हेडिंग है, ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये उतार लेना, ये सिर्फ समझने के लिए था। ठीक है आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब आगे चलते हैं अपन। ठीक है मुस्लिम लीग हो गया, आगे चलता हूं मैं, इसको बैठा देता हूं। ठीक है, भारत विभाजन का आधार। ठीक है, भारत विभाजन का आधार, ये सब हेडिंग। इसके आगे चलते हैं। प्रश्न सीधा पूछेगा भारत के विभाजन का आधार क्या था, है ना? भारत के विभाजन का आधार, देखो भारत के विभाजन का आधार। अब आपको पता चल गया कि भारत का विभाजन कैसे हो रहा है। मुस्लिम लीग मुसलमान और हिंदू दोनों अलग अलग धर्मों के लोग हैं, इसलिए जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान में चले गए, मतलब उस धर्म के तो पाकिस्तान में चले गए, जो शेष रह गए वो भारत में रह गए। इसका मतलब धर्म के आधार पर बंटवारा हो रहा है कि नहीं है? क्योंकि मुसलमान पाकिस्तान और जो रह गए वो भारत, तो धर्म के आधार पर जो आधार है वो सीधा है धार्मिक, है ना? मतलब धर्म के लोग और बहुसंख्यक, जहां अधिक संख्या में लोग हैं बहुसंख्यक। आधार क्या है? धार्मिक बहुसंख्यक। धार्मिक का मतलब हो गया धर्म के आधार पर, बहुसंख्यक का अर्थ हो गया बहुसंख्या में, जहां अधिक बहुसंख्या में जो जिस धर्म के लोग होंगे उसी के अनुसार उस देश को नाम दिया गया। और इसी आधार पर भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तान का दो भागों में विभाजन हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। या सीधा सा मैं कह दूं कि भारत का विभाजन जो हुआ है वो हुआ है धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर। ठीक है, यहां हो गया। अब मैं आगे चलता हूं, अगला जो ये हेडिंग कंप्लीट हो गई, सिर्फ इतना ही लिखना है कि देखो आंसर देने का तरीका कैसा होना चाहिए। भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या है, अर्थात भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। बस इसका आंसर ऐसे बिल्कुल लाइनों को सेट करना है ना? इसके आगे मैं चलूं तो भारत के विभाजन की प्रक्रिया या समस्याएं क्या क्या आई है। भारत जो विभाजन हुआ है, बंटवारा हुआ है भारत का, उसके समक्ष क्या क्या समस्याएं आए हैं और कैसी प्रक्रियाएं रही हैं कि भारत का विभाजन किस प्रक्रिया से चला है ना? हेडिंग है भारत के विभाजन की प्रक्रिया या समस्याएं, कि क्या क्या समस्याएं आई है। क्योंकि प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से गुजरेगी भारत का विभाजन की प्रक्रिया, वो उसमें समस्याएं तो आएगी। ऐसे तो है नहीं कि सीधा सा हो गया ये लो पाकिस्तान ये भारत, नहीं, समस्याएं आई है। इसका मतलब कैसे पूछ सकता है वो प्रश्न, पूछ सकता है भारत विभाजन की प्रक्रिया को समझाइए या भारत के विभाजन की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं को समझाइए। देखो है ना, तो इसमें क्या हुआ, इसमें निम्न प्रकार से प्रक्रिया है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा बोल के बता देता हूँ, बाकी और फिर डिटेल से पढ़ा रहे हैं आपको। देखो पहली जो समस्या थी भारत विभाजन में वो थी मुस्लिम इलाकों का निर्धारण करना, कि हम मुस्लिम इलाकों का निर्धारण कैसे करें कि कौन से क्षेत्र में अधिक मुसलमान है, कौन से क्षेत्र में हिंदू है। इसके आधार पर निर्धारण किया गया बाद में, और एक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में पता चला कि यहाँ अधिक मुसलमान है। इसी आधार पर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से अलग से नामक मुसलमानों के लिए देश बना दिया गया। दूसरी जो समस्या आई वो आई पश्चिमो सीमा प्रांत, है ना, उत्तरी पश्चिमी, है ना, पश्चिमो उत्तर सीमा प्रांत। मैं कह दूं ये भारत है, ये मान लो, आगे समझाएंगे इसको एक बार। दूसरी जो समस्या थी, क्योंकि पूरे बोर्ड पे उस मैप को बना के जो उत्तर पश्चिम है उसकी सीमा है, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उनमें क्या क्या समस्या है वो देखेंगे। दूसरी जो समस्या है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की समस्या। तीसरी जो समस्या थी वो बंगाल और पंजाब के बंटवारे की थी। ठीक है, और जो चौथी समस्या है वो है अल्पसंख्यकों की समस्या। इनको हम एक एक हेडिंग लेके अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास बड़ी हो रही है। बाकी अब रेगुलर क्लासें आएगी, आप रेगुलर क्लासें लो और लाइक करो और नोट्सों को अच्छे से बना सकते हो। और फिर भी आप अच्छे से नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो आप कमेंट करके बताओ कि मैं और इसको पूरी डिटेल से पढ़ाया हूँ क्या, कि भाई जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, या तो मैं जो कह रहा हूँ आप लिख लोगे, नहीं लिख रहे तो आप कमेंट करके लिखो कि सर जैसे मैंने हेडिंग लिखा उसको डिटेल से बोर्ड पे भी लिखवाओ। क्योंकि मैं कुछ बातें सिर्फ बोल ही रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासों में तो हम लिखवा देते हैं, यहाँ सिर्फ बोल के भी बता रहा हूँ, है ना। तो आप
कमेंट कर सकते हो, लाइक क्या करो, शेयर करो अपनी इस क्लास को। अगली क्लास जल्दी आने वाली है। जय श्री राम, राधे राधे।